हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 12 फ्रिक्शन। तो इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं। एक्चुअली मुझे तो लगा था ये भी कवर हो गया है, बट नहीं हुआ था। काफ़ी कमेंट्स आए तो मैंने देखा। तो चैप्टर 12 जो है, और इसके अलावा जितने भी हमने चैप्टर्स कवर कर रखे हैं क्लास 8 की साइंस के, वैसे तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ही हमारा कवर्ड है। साइंस के जो मैं लिंक है ना वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिए। कोई भी सी चीज़ आप कोई भी लेसन चैप्टर सर्च करते हैं तो उसके आगे ना आप लोग लर्नर भी ज़रूर लिखें। लर्नर भी लिखेंगे तो हमारे जो बनाए हुए वीडियोस हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो चैप्टर 12 है फ्रिक्शन। तो क्या होता है ये देखते हैं। इसमें हमें बताया गया है यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर। आपने किसी ड्राइवर को देखा होगा जो कि ट्रक चला रहा होगा। आपने देखा होगा यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन एट द व्हीकल एट द ट्रैफिक सिग्नल। तो व्हीकल को जो वो है वो स्लो डाउन कर लेता है, यानी कि ब्रेक लगा देता है। जो भी इंसान गाड़ी वाड़ी चला रहा होता है वो ब्रेक लगा देता है जब ट्रैफिक सिग्नल आता है। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो आप भी क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगा करके आप अपने व्हीकल को स्लो डाउन कर देते हो। क्या आपने कभी भी सोचा है कि आपने ब्रेक लगाए और आपका व्हीकल स्लो डाउन हो गया या फिर रुक गया, ऐसा क्यों होता है? ना ही सिर्फ व्हीकल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई भी व्हीकल या कोई भी चीज़ जो चल रही है, जो मूव कर रही है, अगर उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए ना, अगर आप अपने साइकिल में पेडल मारना बंद कर दो साइकिल रुक जाएगी, है ना, और शायद आप गिर भी जाओगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो ना, तो कोई व्हीकल या कोई भी चीज़ वो मूव नहीं करती रहेगी, वो रुक जाएगी। बट ऐसा क्यों होता है? हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। आपने देखा है कि बॉल लुढ़कती रहती है, थोड़ी देर बाद जाकर के ग्राउंड पे रुक जाती है। व्हेन, है ना, वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना पील। बनाना के छिलके पर अगर पैर पड़ जाता है तो हम गिर क्यों जाते हैं? वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर। जो हमारा फर्श होता है वो चिकना जब होता है या गीला होता है तो उस पर चलना इतना मुश्किल क्यों होता है? तो ये देखो बच्चा गिर गया, है ना, केले के छिलके पे। ये फाइंड करोगे आप, यहाँ सारे के सारे आंसर्स आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। इन सब का आंसर है फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? तो ये एक्टिविटी 12.1 है। इसमें हमें बताया गया है कि आप अपनी जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। आप एक टेबल पे हल्का सा बुक को धक्का मारिए। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। कुछ दूरी तक चलने के बाद वो जो बुक है वो रुक जाएगी। ये एक्टिविटी जो है रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। इधर को धक्का मारिए, फिर यहाँ रुक जाए, फिर इधर से धक्का मारिए। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू। क्या इस बार भी बुक रुक गई? तो हाँ भाई, ऐसे आप थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो फिर आपने, इसका मतलब क्या है, उस बुक को एक्सटर्नल फोर्स दी है। बट जब आप वो एक्सटर्नल फोर्स देना बंद कर देंगे तो वो बुक क्या हो जाएगी, वो बुक रुक जाएगी। आपने धक्का दिया उस बुक को, वो आगे बढ़ गई, बट आप जब तक जितनी फोर्स आपने दी थी उतने अमाउंट तक ही वो बुक आगे बढ़ पाएगी, और उसके बाद क्या होगा, वो बुक रुक जाएगी, क्योंकि उस पर फोर्स जो आपने अप्लाई करी थी वो खत्म हो चुकी है। यही होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो मूविंग ऑब्जेक्ट को जो फोर्स रोकती है ना, उस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। तो बुक और टेबल के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको रोकने का काम जो करती है ना, वो करती है फ्रिक्शन। हम लोग ब्रेक मारते हैं गाड़ी पे और गाड़ी रुक जाती है। कैसे रुकती है? फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। हमारी गाड़ी के पहिए घिसते हैं, फ्रिक्शन की वजह से घिसते हैं। तो फ्रिक्शन हमारी फ्रेंड भी है और हमारी फो भी है, मतलब दोस्त और दुश्मन दोनों है। You see that if you apply the force along the left, friction acts along the right। मतलब अगर आप लोग, जैसे कि आपकी किताब है, आप ये सपोज करो ये राइट डायरेक्शन है, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, आपकी फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट में हमेशा काम करती है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट में काम करती है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द लेफ्ट डायरेक्शन। अगर आप राइट में फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट में एक्ट करेगी, अगर आप लेफ्ट में फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन राइट में एक्ट करेगी। आपका उल्टा ही वो काम हमेशा करती है। इन बोथ द केसेस फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। तो बुक पे जब आप धक्का लगा रहे हो, या फिर बुक को या बॉल को या किसी भी चीज़ को आप लोग धक्का लगा रहे हो, एक समय के बाद वो रुक जाती है। किसकी वजह से रुकती है? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स आप लोग अप्लाई करते हैं ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करती है। इतनी बार मैंने ये बात बोल दी है, याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। इन द अबव एक्टिविटी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। ये जो एक्टिविटी है उसमें सरफेस ऑफ द बुक और सरफेस ऑफ द टेबल के बीच में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल सरफेस? क्या फ्रिक्शन सारे के सारे सरफेस के लिए सेम होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब हम इसमें आगे देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हम देखेंगे। तो एक्टिविटी 12.2 में हमें बताया गया है टाई अ स्ट्रिंग। एक आप धागा बांधिए एक ब्रिक के अराउंड। ये जो ब्रिक है यानी कि ईंट के अराउंड आप एक धागा बांध दीजिए। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस, तो आपने जो ब्रिक थी उसको खींचा, ब्रिक के अराउंड, ये ब्रिक थी इसके अराउंड आपने धागा बांध दिया और फिर इसने आपको खींचा। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस ब्रिक पर। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। फिर जब ये ब्रिक जो है मूव करना शुरू कर देगी ना तो आप स्प्रिंग बैलेंस जो है इसमें रीडिंग देखिएगा। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द surface of the brick and the force. It give you a measure of the force of friction. इसके और इसके बीच में आप लोगों को एक मेजर मिलेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। मतलब आप क्या है, आपकी ब्रिक रखी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी, अब कोई परेशानी नहीं थी उसे, आपने उसको खींचना शुरू कर दिया है ना, तो आपने कुछ फोर्स लगाई और कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रही होगी क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा हमारी हर एक मोशन को अपोज करता है। आप किसी भी चीज़ पे अगर फोर्स लगाएंगे ना तो फ्रिक्शन उल्टी फोर्स उस पर लगानी शुरू कर देगी। तो क्या फोर्स इस पे लग रही है ईंटे पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हम लोग मेजर कर रहे हैं। नाउ रैप द पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। एक बार आपने ऐसे एक्टिविटी कर ली, फिर उसके बाद आपने इसके अराउंड पॉलीथीन बांध दी और फिर ये एक्टिविटी आपने करी है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द टू अबव केसेस? व्हाट माइट बी द रीजन? तो अगर जब आपने इस स्प्रिंग मतलब ईंटे पे, पहले आप ईंटे को ऐसे ही खींच रहे हो, फिर उसके बाद आपने ईंटे पे क्या करा, पॉलीथीन बांध दी और फिर उसको ईंटे को खींच रहे हो, तो स्प्रिंग बैलेंस में कुछ रीडिंग में ना डिफरेंस आएगा। ऐसा क्यों होता है तो ये हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जो हमें मेजर कर, मतलब देखो यहाँ पे कितनी भारी ये चीज़ है, या फिर इस, जैसे कि मान लो कि इस पे ना एक ईंटा बंधा हुआ है, ये ईंटा कितना फोर्स इस स्प्रिंग बैलेंस पर लगा रहा है, ये इसकी वेरियस, ये जो रीडिंग्स है ना, कितने ग्राम की वो फोर्स लग रही है ना, कितनी फोर्स लग रही है, वो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग से हम लोग जान सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इस पर एक कॉइल सी स्प्रिंग होती है जो कि खिंच जाती, स्प्रिंग खिंच जाता है जितना भी फोर्स लगा होता है उस हिसाब से। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। तो स्केल पे मतलब स्प्रिंग खिंच जाता है जितनी भी फोर्स होती है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो स्केल पे जो भी रीडिंग होती है ना उस हिसाब से हमें समझ में आ जाता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, क्या है। तो हमारी एक्टिविटी 12.2 हमें समझ में आ गई इससे कि भाई ईंटा जब था तो कितनी फोर्स थी और ईंटे पे जब आपने पॉलीथीन बांधी तो कुछ चिकना हो गया। जब कोई चीज़ चिकनी हो जाती है ना तो उस पर फ्रिक्शन कम लगने लगती है। ये चीज़ हम लोगों को अभी आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि जब भी सरफेस हमारा चिकना होता है तो फ्रिक्शन उस पर कम लगती है। एक्टिविटी 12.3 देखते हैं। एक्टिविटीज़ से ना हमें चैप्टर समझने में बहुत आसानी मिलती है। 12.3 है मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन द टेबल। तो जो टेबल है ना स्मूथ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, उसको इंक्लाइंड मतलब हल्का सा टेढ़ा कर दो। स्ट्रेट होता है एक होता है कि आप टेढ़ा कर दो। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स। तो आप ऐसे करके बोर्ड को यहाँ पे नीचे ब्रिक लगा दो और उसके ऊपर टेढ़ा करके बोर्ड को रख दो या फिर बुक्स रख दो। पुट अ मार्क विद अ पेन एट अ पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पर कहीं पर आप लोग ए करके मार्क कर दो, ठीक है। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से नीचे एक पेंसिल को आप नीचे करके खिसकाने की कोशिश करो। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो कितनी दूर तक ये पेंसिल टेबल पे जाएगी रुकने से पहले। नोट डाउन द डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करो कि भाई पेंसिल जो लुढ़कते हुए गई थी वो कितने दूरी तक गई थी, उसका डिस्टेंस मेजर करो। नाउ स्प्रेड द पीस ऑफ क्लॉथ। अब क्या करो, इसी जो टेबल था आपने ऐसे ही
इसमें पेंसिल खिसका दी थी। अब इस टेबल पे क्या करो, एक कपड़ा डाल दो और फिर उसके बाद पेंसिल खिसकाओ और फिर देखो कि कितनी देर में जो है पेंसिल जाएगी। देखो ये बच्चा ये कर रहा है यहाँ पर एक्टिविटी। यहाँ देखो कि ये देखो ये किताबें लगा दी और ये ऐसे करके बोर्ड लगा दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे मार्क ये बना दिया है और फिर पेंसिल खिसका रहा है। तो देखो कि पेंसिल कितनी दूर तक जा रही है, पेंसिल हो या फिर सेल वगैरह हो, कुछ रोल्स करती हुई चीज़ हो। फिर आप लोग ने क्या करा, आप लोगों ने एक कपड़ा लगा दिया, कपड़ा लगा दिया तो फिर हमने इस मार्क से यहाँ से आपने जो भी सेल वेल था वो खिसकाया तो सिर्फ यहाँ तक गया। यानी कि कपड़ा जो है वो खुदरा है और खुदरी चीज़ जो होती है उसमें चीज़ जो होती है ना उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो कम दूरी तक मूव करेगा। ये चीज़ याद कर रखनी है कि फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट उतनी ही कम दूरी ट्रैवल करेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो बोर्ड था वो चिकना था तो सेल ज़्यादा दूर तक गया। अब आपने कपड़ा लगा दिया, कपड़े की वजह से फ्रिक्शन बढ़ गया है क्योंकि कपड़ा खुदरा है, उसकी वजह से ये जो सेल था ना ये यहीं पर आकर रुक गया और जहाँ पर चिकना सरफेस था वो सेल आगे तक गया था। यही चीज़ अब हम लोग देखने वाले हैं। इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेल इज़ मिनिमम। तो मिनिमम डिस्टेंस कब कवर होगा, जब आपने उस टेबल को कपड़े से कवर कर दिया है क्योंकि अब फ्रिक्शन बढ़ चुकी है। वाई द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफर एवरी टाइम, क्योंकि भाई फ्रिक्शन चेंज हो रही है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच सेल मूव्स। येस, तो भाई किस टाइप के सरफेस पर वो सेल मूव कर रहा है इससे हमें पता लगता है कि कितनी दूरी तक वो सेल जाएगा। मतलब ये सेल जो है वो कितनी दूरी तक ट्रेवल करेगा ये हम तब समझेंगे कि भाई ये जो सरफेस है ना, किस सरफेस पर। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप नॉर्मल चल रहे हो, ठीक है, आप फिसल रहे हो नॉर्मल, आप लोग कोई गेम खेल रहे हो, कोई स्लोप है और आप उस पर फिसल रहे हो तो आप फिसल रहे हो, इस पर कितनी दूरी तक जाओगे, अगर नॉर्मल सा है, ठीक है, वो चिकना सा है और आप दूरी तक जा रहे हो। अब आप इसी पर क्या कर दो, ऑयल लगा दो, तब आप कितनी जल्दी रपटोगे और कितनी आगे तक जाओगे, है ना। ऑयल क्या होता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है, ऑयल फ्रिक्शन कम कर देता है। तो उससे फिर क्या होता है, ऑयल ने फ्रिक्शन को कम कर दिया। जो फ्रिक्शन कम हो जाती है उससे फिर क्या होता है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप और ज़्यादा आगे तक जाओगे। फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी आप उतना कम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। फ्रिक्शन ज़्यादा डिस्टेंस कम, फ्रिक्शन कम डिस्टेंस ज़्यादा। फ्रिक्शन और डिस्टेंस का जो वो है ना क्या कहते हैं, फ्रिक्शन और डिस्टेंस का रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ही कम आप डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे। ये चीज़ बिल्कुल आप लोग गांठ बांध लो, यही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब ये देखो ये पूछा गया है, कुड द स्मूथनेस ऑफ सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। यस, जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना ज़्यादा वो ज़्यादा आगे तक ट्रेवल कर पाएगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किसकी वजह से होती है, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जो कड़कपन होता है या फिर जो खुरदरापन होता है ना, उसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होती है। इवन दोज surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। तो जो सरफेस हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ भी लगता है ना उसमें भी काफ़ी इरेगुलरिटीज़ होती है, वो भी काफ़ी फ्रिक्शन देता है। irregularities on the two surfaces look into one another। तो irregularities जो होती हैं वो एक दूसरे की तरफ जो है क्या होता है, अट्रैक्ट होती हैं और फिर उसकी वजह से स्पीड या डिस्टेंस जो है कम ट्रैवल कर पाता है कोई ऑब्जेक्ट। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव ऑन एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। जब हम किसी सरफेस पे मूव कर रहे होते हैं ना तो हम लोगों को फोर्स लगानी पड़ती है ताकि हम उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएँ। ऑन रफ सरफेस देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। जो रफ सरफेस होता है उसमें जो इरेगुलरिटीज़ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ रफ सरफेस इज़ इन्वॉल्व्ड। तो ये देखो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, रफ सरफेस जो होता है ना वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, रफ सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब आगे देखो, वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेस। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन टू सरफेस। तो दो सरफेस के बीच में देखो ऐसे ऐसे करो, देखो इंटरलॉकिंग है मतलब इरेगुलरिटीज़ है, टेढ़ा मेढ़ा है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेसेस की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इट इज़ ऑब्वियस that force of friction will increase if two surfaces are pressed harder। तो
अगर दो सरफेस एक दूसरे के पास बिल्कुल मतलब जुड़े जुड़े होंगे ना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और भी ज़्यादा होगी. यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन द पर्सन इज सिटिंग ऑन इट. तो फ्रिक्शन कब ज़्यादा होगी? जब दो सरफेस आपस में ज़्यादा जुड़े हुए होंगे. मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई एक भारी बॉक्स को हिलाना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू एक हल्के बॉक्स को. कोई बॉक्स खाली रखा है, ठीक है, कोई बड़ा सा डब्बा है बट उसमें कुछ भी नहीं है, आप उसको इजीली हिला लोगे. और एक डब्बा है जो बहुत भारी है, तो उसका जो वेट है वो सरफेस पे ज़्यादा होगा. यानी कि एक भारी चीज़ जो है वो सरफेस से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है. जो चीज़ सरफेस से जितनी ज़्यादा जुड़ी हुई होती है ना, वो उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करती है. सिंपल भाषा में जो चीज़ जितनी भारी है वो उतनी ज़्यादा सरफेस से जुड़ी हुई होगी और उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगी. हल्की चीज़ें कम फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं. तो यही है कि अगर कोई मैट पे बैठा हुआ है तो आप उसको हिलाना, आपको मैट खिसकाना मुश्किल हो जाता है. और मैट पे कोई ना हो, मैट चटाई, उसको हिलाना ईजी होता है. रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस से दूसरी जगह जब आपने बॉक्स हिलाया होगा तो मुश्किल हुआ होगा, है ना. तो क्योंकि वो भैया रेस्ट में होता है, कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है. आप आराम कर रहे हो, आपको सोते हुए हो आप आराम से, आपको हिलाना मुश्किल होगा. या फिर अगर आप खड़े हुए हो तो आपको हिलाना मुश्किल होगा. सोते हुए को हिलाना ज़्यादा मुश्किल होगा ना, क्योंकि आप रेस्ट की पोजीशन में हैं. यही होता है फ्रिक्शन. आपका और आपके बेड का फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है जब आप सो के उठ कर सो रखे होते हो तो उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. एक मजाक वाला एग्जाम्पल है. इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई बॉक्स वॉक्स नहीं हिलाया है तो भी कोई बात नहीं, हिला के देख लो. बहुत भारी जो चीज़ होती है उसको हिलाना मुश्किल होता है क्योंकि वो भारी है मतलब उसका फ्रिक्शन ज़्यादा है फ्लोर के साथ. द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? स्टैटिक मतलब रुकी हुई फ्रिक्शन, यानी कि कोई चीज़ थी या फिर कोई ऑब्जेक्ट था जो रुका हुआ था, फिर एकदम से रुके हुए वाली पोजीशन से उसने मूव किया है, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन. मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ था, फिर अपनी रेस्ट की पोजीशन से वो आगे बढ़ रहा है और कितनी फोर्स उसको आगे बढ़ाने में लग रही है, वही स्टैटिक फ्रिक्शन होती है. फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो स्लाइडिंग यानी कि टेढ़े टेढ़े, मतलब कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ ऑलरेडी मूव कर रही है, उस मूव करती हुई चीज़ को लगा और आगे बढ़ाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो किसी रुकी हुई चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो फोर्स लग रही है वो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन है, और किसी चलती हुई चीज़ को और चलाने के लिए जो फोर्स लग रही है उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, मतलब ऑब्जेक्ट मूव करता रहे. गाड़ी चलाने के लिए रेस देते रहना पड़ता है ना उसको, अगर रेस देना बंद कर दोगे तो गाड़ी रुक जाएगी. गाड़ी चलाने के लिए जो रेस देते रहनी पड़ती है उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. और अगर आपकी कार रुकी हुई है, आपको स्टार्ट करनी है और फिर रेस देनी है, तो वो क्या होगी? वो हमारी क्या होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग क्या होती है कि भाई कोई चीज़ चल रही है और उसको चलते रहने के लिए जो फोर्स देते हैं उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. स्लाइडिंग स्टैटिक होता है रुका हुआ, और स्लाइडिंग तो चल रहा है ऑलरेडी. When the box starts sliding, जब बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट करता है, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. तो देखो ना, कोई बॉक्स है, कोई चीज़ है, वो चलना स्टार्ट कर रही है, तो उसको सरफेस के साथ लॉक होने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा, बजाय कि जो चीज़ रखी हुई है उसको सरफेस पे लॉक करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा ना, है ना. और कोई चीज़ आगे चली जा रही है तो सरफेस लॉकिंग में टाइम लगता है, क्योंकि सरफेस उसको रोक ही नहीं पाता, क्योंकि वो आगे आगे बढ़े जा रही है. तो यही होती है हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है. When a box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction, and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. तो फ्रिक्शन जो है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है. तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो ये हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें देख लिए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का चैप्टर देखेंगे. अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. थैंक यू.